हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज आईटी जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन पेपर 2 का न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नंबर 13, ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m वीक बेस इज टाइट्रेटेड विद 0.1 स्ट्रॉन्ग एसिड Ha. द वेरिएशन ऑफ pH ऑफ सॉल्यूशन विद द वॉल्यूम ऑफ Ha एडेड. व्हाट इज द pKb ऑफ द बेस? The neutralization reaction is given by B plus Ha gives BH minus plus A minus. ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम पर बेस है और ये सिंपल क्वेश्चन है। ग्राफ को सिर्फ इंटरप्रेट करना आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो ग्राफ को हम कैसे पढ़ पाएंगे, तो एक ग्राफ दिया हुआ है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे वॉल्यूम 6 है, तो और ये 12। इधर पीएच है और ये एच का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एच इन ml। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे हमको देखना होगा जो इसका जो एंड पॉइंट है या इक्विवेलेंस पॉइंट, ये 6 ml पे है। 6 ml इसका क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट। यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, है। अब इसका जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा, ये 3 होगा इसका मिड पॉइंट। तो V इक्वल टू 6 ml पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। और V इक्वल टू 3 पे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन यहाँ पे 50-50 हो जाएगा। बेस का कंसंट्रेशन 50-50। तो ये एक बफर सॉल्यूशन बनेगा। तो बफर सॉल्यूशन बनेगा, जो POH बफर का होता है, ये होता है PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। ये होता है बफर का POH निकालने का। तो यहाँ पे एट V इक्वल टू 3 ml में ये हाफ ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन 50-50% रहेगा, 50% रहेगा। कंप्लीटली ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तो ये बफर सॉल्यूशन बनेगा इसमें। तो बफर सॉल्यूशन बनेगा तो अब इसको हम पीएच निकालना है। तो यहाँ पे ग्राफ में देखिए, जो ये जो पोजीशन है, तो यहाँ पे पीएच इसका 11 आ रहा है। तो जो पीएच जो है, पीएच ग्राफ से मेरा 11 आ रहा है। ग्राफ को हम देख रहे हैं तो पीएच मेरा क्या जा रहा है, 3 ml पे जो पीएच है वो क्या आ जा रहा है, 11। जब 11 पीएच आ जा रहा है तब POH इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस 11 इक्वल टू 3। POH कितना आ गया, 3। हमको क्या निकालना है, PKB का वैल्यू निकालना है। तो PKB का वैल्यू निकालना है, तो इस फॉर्मूला में PKB प्लस लॉग सॉल्ट प्लस एसिड का कंसंट्रेशन। तो इसका कंसंट्रेशन दोनों का 50-50% है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन नियरली इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log 1। तो ये कितना हो जाएगा, POH इक्वल टू PKB। log 1 0 होता है, तो POH इक्वल टू PKB। तो POH का जो वैल्यू होगा वही PKB का वैल्यू होगा।
हमको पीकेवी फाइंड आउट करना है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 3 इसका वैल्यू होगा। क्वेश्चन 14, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी at 25 degrees Celsius. Two such solution with 0.25 and 0.5 mole fraction of A have the total vapor pressure of 0.3 and 0.4 bar respectively. What is the vapor pressure of pure liquid B in bar? सिंपल क्वेश्चन है, रॉल्स लॉ पे है, रॉल्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। सिर्फ हमको आइडियल गैस का टोटल प्रेशर निकालना है, आइडियल गैस का टोटल प्रेशर निकालना है। अगर ये क्वेश्चन को देखा जाए तो जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन है। ये आइडियल सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आइडियल सॉल्यूशन में हम रॉल्स लॉ लगा सकते हैं। रॉल्स लॉ के अनुसार जो टोटल प्रेशर होता है पी टोटल, ये होता है पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट एक्स बी। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, दो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में दो सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक का यहाँ पे 2 मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ ए का मोल फ्रैक्शन, एक सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन फर्स्ट केस में दिया हुआ है। दो सॉल्यूशन है। फर्स्ट सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन। सेकेंड सॉल्यूशन में एक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.50, ये दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट केस में पी टोटल का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 और सेकेंड केस में पी टोटल का वैल्यू दिया हुआ है 0.4। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन बनेगा और 2 इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है सिंपली। तो पी टी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट केस में 0.3 इक्वल टू नॉट पी ए नॉट इक्वल इंटू इसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.25। तो एक्स बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 2 ही सॉल्यूशन है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, ये होगा 1 होगा। तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो पी नॉट बी और एक्स बी का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स बी का वैल्यू हो जाएगा 0.75। ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा, जब इसका टोटल प्रेशर 0.4 हो गया तो पी नॉट ए इंटू एक्स बी, एक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.50 प्लस पी नॉट बी, एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.50। अब ये 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 वेरिएबल हमको निकालना है। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद जो पी ए नॉट का जो वैल्यू आएगा, पी ए नॉट का वैल्यू आएगा 0.06 और पी बी का जो वैल्यू आएगा 0.02। तो हमको पी वी का वैल्यू पूछ रहा है, प्योर पी बी नॉट का वैल्यू हमको पूछ रहा है, पी बी नॉट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 0.2 मेरा जो आंसर होगा 0.2। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन करना था। ये 2 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो सिंपली सॉल्व करके हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। द प्लॉट क्वेश्चन 15, द फिगर बिलो इज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस d of H2 molecule in electronic ground state. In the electronic ground state, what is the value of net potential E naught as indicated in the figure in kg mole inverse for D equal to D naught
at which the electron repulsion and the nucleus repulsion energies are absent. As the reference, the potential energy of H atom is taken as zero when its electron and nucleus are far apart. Use Avogadro constant as 6.03 into 10 to power 23 per मोल. तो ये क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ, ये जो सेपरेशन है ये डी है, नॉट है और यहाँ पे एनर्जी ई नॉट, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इधर पोटेंशियल एनर्जी केजी पर मोल। तो ये क्वेश्चन में हाइड्रोजन यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, यहाँ पे H2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, H2 में H2 मॉलिक्यूल बन जा रहा है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एट डी इक्वल टू डी नॉट, जब डी इक्वल टू डी नॉट है, यहाँ पे न्यूक्लियस इंट्रैक्शन, यहाँ पे से न्यूक्लियस इंट्रैक्शन और यहाँ पे न्यूक्लियस इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ये दोनों एब्सेंट है और इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन के लिए। जब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एब्सेंट हो, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और न्यूक्लियस रिपल्सन एब्सेंट हो, उस केस में हमको पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन का हमको कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन का। तो पोटेंशियल एनर्जी कोई भी, यहाँ पे इसका ये प्रोटॉन है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन के वजह से इस हाइड्रोजन एटम का हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर ये r डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में होगा, हाइड्रोजन एटम के केस में क्या होगा, KQ1Q2 बाय R, KQ1Q2 बाय R। तो यहाँ पे जो रेडियस है ये रेडियस बोर रेडियस है और इसका वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम 10 टू पावर -10, इसको लिख सकते हैं 0.529 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर, ये हो गया इसका रेडियस। तो इसका जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 और ये -K1Q2 बाई R। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -4.355 इंटू 10 टू पावर -21 किलो जूल। ये आएगा मेरा ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये एक हाइड्रोजन एटम का है। अगर दो हाइड्रोजन एटम को हमको निकालना होगा तो तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे बोल रहा है पर मोल, तो पर मोल हमको निकालना है तो इसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करना होगा। तो करना क्या होगा, -4.355 इंटू 10 टू पावर -21, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमको 2 हाइड्रोजन एटम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो 2 हाइड्रोजन एटम का पोटेंशियल एनर्जी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमको पोटेंशियल एनर्जी पर मोल में चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा फॉर 2 हाइड्रोजन एटम
इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर आएगा 5246.69 किलो जूल मोल इनवर्स। ये मेरा आंसर आएगा, ये आंसर होगा इसका। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। इसमें उस समय हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ना हो और न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन नहीं हो। तो यहाँ पे D इक्वल टू डी नॉट में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन नहीं है के लिए एक हाइड्रोजन एटम का हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में बोल रहा है जो 2 हाइड्रोजन एटम का पोटेंशियल एनर्जी वो भी पर मोल निकालना है। पर मोल मतलब कि एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को बोल सकते हैं जो ये हल्का सा टफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 कंसीडर द रिएक्शन सीक्वेंस P2Q shown below. P2Q shown below. The overall yield of major product P from Q is 75%. What is the amount of gram of Q obtained from 9.3 ml of P? Use the density of P equal to 1 gram per ml and molar mass. कार्बन का दिया हुआ है 12, हाइड्रोजन का दिया हुआ है 1 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16 और नाइट्रोजन का दिया हुआ है 14 ग्राम पर मोल। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ये प्रैक्टिकल से एनसीईआरटी का जो लैब मैनुअल है प्रैक्टिकल है उस पे ये रिएक्शन दिया हुआ है। जब इसको Na2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में जब ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे डाईएजिटेशन हो जाएगा। ये रिएजेंट जो है डाईएजिटेशन करवाने के लिए है। कोल्ड टेम्परेचर अगर कम रहता है तो यहाँ पे डाईएजिटेशन हो जाता है। इसको ट्रीट कर रहे हैं नेफ्थॉल से। सेकेंड में इसको ट्रीट कर रहे हैं नेफ्थॉल से। प्लस NaOH। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब एनालीन को हम ट्रीट करेंगे, एनालीन को हम जब ट्रीट करेंगे Na2 प्लस HCl ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। डाईएजिटेशन हो जाता है इसका। हम ट्रीट करेंगे नेफ्थलोन से। जब इसको हम ट्रीट करेंगे नेफ्थॉल से प्लस NaOH
जब इसको करेंगे, जब इसको हम ट्रीट करेंगे CH3CO2H2O, ये मेरा Q है। अगर इसका 1 मोल लिए हैं तो इसका भी 1 मोल बनेगा, और ये भी 1 मोल बनेगा, और ये भी 1 मोल बनेगा। जब हम 1 मोल लिए तो ये ऑर्गेनिक प्लस स्टैक्योमेट्री पर बेस ये क्वेश्चन है। ये जो P है, P का डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है। इसका डेंसिटी दिया हुआ है, P का डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 9.3 ml। तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास भी कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 9.3 ग्राम। तो ये 9.3 ग्राम है, और इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं तो इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने पे ये 93 ग्राम आता है। तो अगर इसका मोल देखें तो 99.3 डिवाइडेड बाई 93, ये 0.1 मोल आता है। तो अगर ये 0.1 मोल है तो 0.1 मोल है तो ये 0.1 मोल बनेगा, ये भी 0.1 मोल बनेगा। तो जब ये 0.1 मोल बनेगा, 0.1 मोल बनेगा, लेकिन यहाँ पे Q का जो एफिशिएंसी दिया हुआ है, मोलर रेशियो PnH2 PnHN2 प्लस तो इसका रेशियो 1:1:1, ये तीनों का रेशियो 1:1 है। ये तीनों का रेशियो 1:1 आया। मोल निकाले थे 0.1 मोल था, P का 0.1 मोल था। P का 0.1 मोल से Q जो बन रहा था 0.1 मोल बनेगा, Q जो 0.1 मोल बनेगा। लेकिन इसमें जो इस Q का जो यील्ड दिया हुआ है 75% है। तो अगर 0.1 मोल अगर P का है तो ये बनेगा कितना 0.75 मोल बनेगा। तो अगर ये इसका मोलिकुलर मास हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मोलिकुलर मास आएगा 248। इसका अगर मोलिकुलर फॉर्मूला लिखें, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला Q का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखें 12 C16H12ON2। तो इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करें तो ये 248 आएगा, 248। 2 का अगर यील्ड देखें तो 0.75 इंटू 248, ये 18.6 ग्राम आएगा। तो इसका आंसर 18.6 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 17, टीन इज ऑब्टेन फ्रॉम केसराइट रिडक्शन विथ कोक। Use the data given below to determine the minimum temperature in Kelvin at which the reduction of Kesarite by coke would take place। तो डाटा दिया हुआ है O2 को केसराइट बोलते हैं जब इसका रिडक्शन किए कार्बन के साथ, जब कार्बन के साथ इसका रिडक्शन करेंगे
तो क्वेश्चन पे देखिएगा, डाटा दिया हुआ है, ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। थर्मोकेमिस्ट्री पे सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली प्रैक्टिस करवाया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली हम प्रैक्टिस करवाते हैं। ये सिंपल सा बुक में भी मिल जाता है ये क्वेश्चन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का इंथैल्पी निकालते हैं। तो प्रोडक्ट का इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी, इंटरनल स्टेट में उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 0 होगा। तो -394 माइनस 581, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 187 किलो जूल। ये आ गया मेरा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच आ गया। अब हमको डेल्टा एस निकालना है। डेल्टा एस निकालना है, एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में ये है और रिएक्टेंट में ये है, तो इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद वैल्यू ये आया 200 जूल पर केल्विन पर मोल। एंट्रोपी चेंज आ गया मेरा, डेल्टा एस आ गया। डेल्टा जी होता है, कोई भी रिएक्शन फिजिबल होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ है ये पॉजिटिव है और वैल्यू हाई होना चाहिए, तब रिएक्शन फिजिबल होगा। रिएक्शन फिजिबल होने के लिए टी माइनस टी डेल्टा एस को ज़्यादा होना चाहिए। तो टी डेल्टा एस ज़्यादा कब होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा। तो टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, T इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस डेल एस इक्वल टू टी मिनिमम। तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1857, ये जूल में आ गया। और डेल्टा एस कितना कैलकुलेट किए हैं, 200 जूल। तो जो टेम्परेचर मेरा कितना आ गया, टेम्परेचर 935, टेम्परेचर मेरा कितना आ गया 935 केल्विन में, 935 केल्विन। इसी टेम्परेचर तक हम केसराइट का रिडक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एन एसिडिक सोल्यूशन ऑफ 0.05 m Zn2 plus is saturated with 0.1 m of H2S. What is the minimum molar concentration of H plus required to prevent precipitation of ZnS? तो ZnS का प्रिसिपिटेशन प्रिवेंट करवाने के लिए कितना H प्लस का कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यूज KSP का वैल्यू दिया हुआ है, KSP का वैल्यू 125 इंटू 10 टू पावर -22, ये मेरा KSP का वैल्यू दिया हुआ है। ZnS का प्रिसिपिटेशन नहीं करवाने के लिए आयनिक प्रोडक्ट को KSP से कम होना होगा, आयनिक प्रोडक्ट को KSP से कम होना होगा। PT ZnS, तो Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन प्लस H2 माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल टू KSP। तो KSP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 इंटू 10 टू पावर -22। तो यहाँ से H2 आयन का कंसंट्रेशन निकल जाएगा और यहाँ पे Zn का दिया हुआ कंसंट्रेशन 0.05 05
ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻21 H2 माइनस का कंसंट्रेशन ये आएगा। अब H2S जो डिसोसिएट कर रहा है H प्लस और 2H प्लस H2 माइनस में, तो इसका K नेट का वैल्यू 10⁻21 है। H2 माइनस का कंसंट्रेशन बाय H2S का कंसंट्रेशन। तो ये इधर सॉल्व कर रहे हैं इसको, इंटू 2.5 इंटू 10⁻21 10⁻21, तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन जो आएगा ये आएगा 1/225। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आएगा 1/5। ये आएगा H प्लस का कंसंट्रेशन 0.2 m। सॉल्बिलिटी पे क्वेश्चन था ये सॉल्बिलिटी पे क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग।